हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे वर्ड या एक्सेल की कैसे हम CSV या एक्सेल फाइल में जो है वो वहाँ से डाटा रीड कर सकते हैं पांडास के ज़रिए, और कैसे उस पर डाटा राइट भी कर सकते हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे हम डिफरेंट तरीक़ों से डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं पांडास के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इसी प्लेलिस्ट की प्रीवियस जो है वो वीडियो को चेकआउट कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि हम डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं डिफरेंट वेज से। अब मेरे पास एक फ़ाइल है स्टॉक डाटा के नाम से। स्टॉक डाटा के नाम से मेरे पास एक CSV फाइल है, और CSV फाइल बेसिकली कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ फाइल कहलाती है। ये इसको अगर आप इस फाइल को नोटपैड के अंदर खोलें तो ये आपको वैल्यूज़ जो हैं वो कॉमास के थ्रू जो है वो सेपरेटेड नज़र आएंगी। मैं इसको नोटपैड में एडिट करने की ट्राई करता हूँ जी। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं ये कॉमा से सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं। काफ़ी जो है वो फेमस फॉर्मेट है ये लिखने का। स्पेशली आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो इसी फॉर्मेट्स में जो है वो आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो इसी फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं। तो ये एक्सेल के फॉर्मेट से मिलता जुलता जो है वो फॉर्मेट है, और इसकी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों की वो आपस में एक दूसरे से मिलती हैं, और इसीलिए बहुत सारे ऐसे हम फंक्शंस हैं जो देखेंगे जो हम CSV पे भी फाइल्स पे अप्लाई करते हैं, वो पेंडास में हम एक्सेल फाइल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मेरी CSV फाइल है जिसको स्टॉक डाटा के नाम की, जिसको कि मैंने खोला हुआ है। हम इसको राइट कर लेते हैं, इसको रीड कर लेते हैं हम अपने पेंडास के अंदर। तो वही जुपिटर नोटबुक मैंने खोल ली, और स्टैंडर्ड जो हमारा तरीका है, इंपोर्ट करते हैं हम पेंडास को एज PD, और एक मेथड है pd.read_CSV, और उसमें हम एड्रेस दे देते हैं जो भी हमारा एड्रेस होता है फाइल का। तो ये है stock_data.csv। इसको हम जो है वो कॉलन से इसको जो है वो हम कॉलन से इनक्लोज कर लेते हैं। और जैसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये हमारे पास ये फाइल जो है ये रीड होके पेंडास में डाटा फ्रेम की फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगी। ये वंस लोड हो जाए तो इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ कि ये इसको इक्वल रखेंगे DF के, और फिर DF को कॉल कर लेंगे। ये एग्जैक्टली जो जितना भी एलिमेंट्स थे, जितनी रोज़ थी, जितने कॉलम्स थे, वो इस CSV फाइल से आ चुके हैं हमारे इस डाटा फ्रेम के अंदर। और आप देख सकते हैं दोनों के कंपैरिजन में कि जितने रोज़ वहाँ पे हैं उतनी ही रोज़ यहाँ पे हैं, और जितने कॉलम वहाँ पे हैं उतने ही कॉलम यहाँ पे हैं। तो अब सपोज़ आप का जो ये फाइल है CSV फाइल है, ये CSV फाइल ऐसा मुमकिन है कि इसमें जो आपका जो डाटा है, जो आपके कॉलम्स हैं, वो पहली ही रो से स्टार्ट ना हो रहे हों, बल्कि ये इसके ऊपर कुछ डाटा हो लिखा हुआ, और कोई कुछ लिखा हो स्टॉक वैल्यूज़ वगैरह। ऐसी सूरत में अगर आपकी जो फाइल है, जो एक्चुअल जो वैल्यूज़ हैं वो स्टार्ट हो रही हैं इससे आपके जो है वो पहली रो से स्टार्ट नहीं हो रही, तो ऐसी सूरत में जब आप इसको रीड कराएंगे
इसको सेव कर लें। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे और जैसे ही इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखें, ये वो उसने स्टॉक वैल्यूज़ और उसके बाद उसने इसको लेना शुरू किया अननेम 1, अननेम 2, अननेम 3, अननेम 4। यानी उसको समझ नहीं आई कि हेडर उसने बेसिकली पहले से ही, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो पहली रो से ही, पहली रो को वो हेडर लेता है और उसको इंडेक्स लेता है और फिर बाकी जो है उनको एज अ वैल्यू लेता है। तो ऐसे केस में जब आप इस तरह से आपका डाटा हो कि आप कोई जो है वो ऊपर कुछ वैल्यूज़ हों, तो एक ऑप्शनल आर्गूमेंट आपके पास आता है, वो है स्किप रोज़ का। ये स्किप रोज़ इक्वल टू 1। अगर आप ये आर्गूमेंट उसको दे दें ऑप्शनल, तो वो क्या करेगा कि वो जो पहली रो है उस पहली रो को वो स्किप कर देगा और उससे आगे जो है वो डाटा फ्रेम बनाएगा। इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो अभी आप देखें कि उसने क्या किया कि उसने पहली रो को जो है वो स्किप कर दिया और उसके बाद जो है वो अपना डाटा फ्रेम बाकी एलिमेंट्स का ले लिया। इसका दूसरा तरीका ये है इसी तरीके से कि अगर आप स्किप रोज़ के बजाय उसको बता दें कि हेडर कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप उसका हेडर का अगर आर्गूमेंट दे देते हैं और आप उसे कह देते हैं कि हेडर 1 से स्टार्ट करो। 1 से मुराद ये है, आपको पता है पाइथन में जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती हैं रोज़, तो वो रो नंबर 1 से मुराद ये है कि सेकेंड रो को वो हेडर कंसीडर करे। तो इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जैक्टली यही हमारे पास अपना जो डीएफ में जो इंडेक्स है वही आ जाएगा वापस। अच्छा जी, ऐसा मुमकिन है कि आपके पास जो एक्सेल की फ़ाइल है उस फाइल के अंदर जो आपकी हेडर है या इंडेक्स वैल्यूज़ हैं वो हो ही ना। ऐसे केस में अगर आपके पास वैल्यूज़ इसको सेव जब तक नहीं करेंगे तब तक उसका इफ़ेक्ट यहाँ पे नहीं है। मैंने साइड बाय साइड इसलिए खोला हुआ है कि आप इसको साथ साथ देख सकें। अब हो क्या रहा है कि हमने बेसिकली इसमें जो है हेडर वैल्यू इंडेक्स इसका था ही नहीं। ये हमें जो है वो फाइल ही हमारे पास ऐसी थी जिसमें सिंपल वैल्यूज़ थी और जो है वो हेडर था ही नहीं। अब इसको अगर हम चेंज करना चाहें, हम इसको हेडर वैल्यूज़ देना चाहें, तो उसका क्या तरीका कार है कि आप इसके लिए जो हेडर है वो आप ऑप्शनली नन कर दें और अपने नेम्स में जो है वो एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे जो जितने आप हेडर्स बनाना चाह रहे हैं, जिनको आप हेडर्स बनाना चाह रहे हैं। मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। जितने आप हेडर्स रखना चाह रहे हैं उनको आप दे दें। अब आपके पास क्या क्या इंडेक्सेस हैं जो आपने रखने हैं। सबसे पहले आपके पास टिकर है, कॉमा, दूसरा जो कॉलम का इंडेक्स है वो EPS अर्निंग पर शेयर है। अच्छा, तीसरा जो है वो आपका रेवेन्यू है और जो फोर्थ है वो प्राइस है और जो और फिफ्थ जो है वो पीपल। जैसे ही आप ये हेडर वैल्यूज़ दे के इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो हेडर जो है वो उनको असाइन कर देगा। अब ये एक्सेल फाइल में इसको मैं वापस ले आता हूँ अपने ओरिजिनल फॉर्म में, सेव कर लेता हूँ। अब देखें कि आपने जो हेडर वैल्यू, अगर आपके पास आपकी CSV फाइल में हेडर वैल्यूज़ नहीं थी तो आपने उसको ख़ुद से भी नेम्स आर्गूमेंट यूज़ करके आपने वो जो भी अपनी आप देखना चाहते हैं उसकी इंडेक्स का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो आप नाम रख सकते हैं।
इसके अलावा एक जो और है हमारे पास एक और हमारे पास जो एक आर्गुमेंट है वो है एन रोज़ का। एन रोज़ का जो आर्गुमेंट है वो ये है कि आप ज़रूरी नहीं कि सारे का सारा आपके पास जो स्प्रेडशीट है या आपके पास जो CSV फाइल है उसमें हज़ारों की तादाद में जो है वो आपके पास रोज़ हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी रोज़ जो हैं वो आप अपने DF में शामिल करना चाहें। तो एन रोज़ का जो आर्गुमेंट है इसके ज़रिए आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी जो हैं वो रखना चाहते हैं अपने डाटा फ्रेम को बनाने के लिए। तो वो जब आप ये एरर है, ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल इनपुट बना pd.csv ठीक हो गया और n rows is equal to 3 n rows not row। तो ये जितनी रोज़ आप रखना चाहते हैं उतनी रोज़ आप जो सेलेक्ट करके उनका आप डाटा फ्रेम बना सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं अपनी इस एक्सेल की फ़ाइल में और अपने डाटा फ्रेम में भी कि हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि कुछ ऐसी एंट्रीज़ हैं जो कि नॉट अवेलेबल हैं या NA हैं या जिनका कोई वो हमें जो है वो कोई वैल्यू मालूम नहीं है। जैसा कि आप देखें तो सबसे पहले EPS जो हमारा है या अर्निंग पर शेयर है उसमें आपके पास RIL कोई कंपनी है, रिलायंस इंडिया शायद लिमिटेड है, उसमें जो वैल्यू है वो नॉट अवेलेबल आ रही है अर्निंग पर शेयर की। इसी तरीके से सेकंड कॉलम में रेवेन्यू में आप -1 लिखा हुआ है, रेवेन्यू -1 में नहीं होता नॉर्मली जो है वो, और इसी तरह प्राइस में एक NA वैल्यू जिसका मतलब ज़ाहिर नॉट अवेलेबल होता है वो आ रही है। और पीपल में भी एक जो वॉलमार्ट कंपनी है इसका जो है वो पीपल जो इसका कॉन्टैक्ट पर्सन है, जो फेमस पर्सन है, और उसकी वैल्यू नॉट अवेलेबल आ रही है। अब ये जो डाटा है मुख्तलिफ मशहूर कंपनीज़ का, गूगल, वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस और टाटा, ये मशहूर कंपनीज़ हैं दुनिया की, ये उनका डाटा है। इसमें कुछ एंट्रीज़ जो हैं वो नामालूम हैं, नॉट अवेलेबल हैं। अब जो हमारे पास जो वैल्यूज़ इस तरह से हों जो नॉट अवेलेबल हों, उन वैल्यूज़ को एक पांडास में हम एक स्पेसिफिक तरीके से जो है वो रिप्लेस करते हैं नैन वैल्यूज़ से, NAN नैन वैल्यूज़। नैन वैल्यूज़ जो हैं वो नॉट अवेलेबल को ही रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन इनको ट्रेस करना, इनको रिप्लेस करना, इनको फिल आउट करना, इनकी जगह नई वैल्यूज़ डालना ये आसान हो जाता है जब इनको आप नैन वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखें कोई एक सिमेट्री नहीं है हमारे पास, किसी जगह पे नॉट अवेलेबल आ रहा है, किसी जगह पे n.a आ रहा है, तो इसको सिमेट्री में लाने के लिए इन सब को हम नैन वैल्यूज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो इनको नैन वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि एक आर्गुमेंट है NA वैल्यूज़ का, NA अंडरस्कोर वैल्यूज़ का, उसमें आप जो भी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ हैं तो एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ आप दे देते हैं अवेलेबल, यानी हमारे पास नॉट अवेलेबल अगर आए या n.a.i तो क्या करो, उसको रिप्लेस कर दो नैन से। इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी आप देखें कि हर जगह पे जहाँ पे नॉट अवेलेबल था वहाँ भी, और जहाँ पे n.a था वहाँ पे भी जो वैल्यूज़ हैं वो नैन से रिप्लेस हो गई हैं। लेटर ऑन हम अगली वीडियोस में देखेंगे हम इन नैन वैल्यूज़ को कैसे हम यूटिलाइज़ करते हैं, कैसे हम डाटा को फिल करते हैं, कैसे कौन सी सूटेबल वैल्यूज़ इनमें लाई जा सकती हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। अच्छा जी, ये इनको नैन वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो
रेवेन्यू है उसमें जो एक -1 का फिगर आ रहा है वो एक इलॉजिकल सा फिगर है, और इसमें जो है वो इसको जो है वो -1 नहीं होना चाहिए, यानी रेवेन्यू आपका कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। या आपने कोई कमाई की होती है, या ये वैल्यू ज़ीरो होती है, या कोई पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं होती रेवेन्यू की जनरली। तो इसको अगर हम इसमें शामिल कर दें कि -1 को भी नैन वैल्यू में ही कन्वर्ट कर दो, तो क्या करेगा कि वो इस -1 को भी और जिस जिस जगह -1 होगा उसको भी, अगर इसको इस लिस्ट में डालें तो उससे नुकसान ये होगा कि जिधर भी -1 वैल्यू एक्चुअल में होनी भी चाहिए या एग्जिस्ट कर सकती है, वहाँ भी वो उसको नैन वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। तो ऐसी सूरत में हमें थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना पड़ेगा कि अपने हर कॉलम के लिए एक डिफरेंट जो है वो कोई मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा कि हम किसी डिफरेंट तरीके से इनको जो है वो करें। अब सपोज़ हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो टिकर, EPS, रेवेन्यू, प्राइस और पीपल का कॉलम है। हम इन कॉलम्स को हर कॉलम के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ सेट कर देते हैं कि हर कॉलम में NA वैल्यूज़ क्या हो और उनके अगेंस्ट आपने क्या करना है। इस तरीके से EPS में ज़ाहिर है हम माइनस को रिप्लेस नहीं करवाएंगे, और रेवेन्यू में हम -1 को भी नैन से रिप्लेस करवा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि हम बुनियादी तौर पे एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। NA वैल्यूज़ में एक लिस्ट के बजाय एक डिक्शनरी जो है वो हम क्रिएट करेंगे। मैं इसको बल्कि यहीं पे क्रिएट कर लेता हूँ एक डिक्शनरी, यस, जिसमें कि हम क्या करने लगे हैं, जिसमें हम अपनी हर कॉलम की हर कॉलम के लिए हम एक डिफरेंट कॉलम नेम EPS के लिए हम एक डिफरेंट वैल्यू सेट ऑफ वैल्यूज़ जो है वो रखेंगे। यानी इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। Ctrl+V, हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं, तो सॉरी इसको मैं 5 डिफरेंट कॉलम्स के लिए, बल्कि टिकर की ज़रूरत नहीं है, 4 ही कॉलम्स हैं तो 4 डिफरेंट कॉलम्स के लिए। EPS के लिए मैंने ये वैल्यू रखी। अगर रेवेन्यू का कॉलम हो तो उसमें रेवेन्यू के कॉलम में नॉट अवेलेबल के साथ साथ अगर कहीं पे -1 आ जाए तो उस सूरत में भी क्या करो कि उसको नैन में कन्वर्ट कर दो। और इसके बाद मेरा जो पीपल का कॉलम है, पीपल के कॉलम में सिर्फ नॉट अवेलेबल और नैन को जो है वो NA को कन्वर्ट करो। और आखिर में फाइनली जो मेरा प्राइस का कॉलम है उसमें आएगा जी। तो जी दैट्स इट। अच्छा जी, ये हमने बुनियादी तौर पे क्या किया है कि हमने कस्टमाइज़ कर लिया है कि हमने किन कॉलम्स में किन वैल्यूज़ को नैन वैल्यू से रिप्लेस करवाना है। तो ऐसा करने की सूरत में क्या होगा कि हम अपनी जो हम कोई इसको पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया, आपने देखा कि उसने जो रेवेन्यू में -1 आ रहा था, इस फाइल से मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो रेवेन्यू में -1 आ रहा था उसको भी नैन वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको रेवेन्यू जो कॉलम है उसके लिए बताया गया है कि तुमने -1 को नैन में कन्वर्ट करना है, जबकि EPS कॉलम में जो -1 है वो एज़ इट इज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि EPS कॉलम के लिए हमने उसको बताया ही नहीं कि उसने -1 को कन्वर्ट करना है इसमें
जो है वो नैन वैल्यू में। अब ये तो हो गया हम अपनी नैन वैल्यूज़ को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं सेलेक्टिवली। ये तो राइटिंग में हमने देखा कि हम कैसे इसमें राइट अप कर सकते हैं CSV फाइल्स को। अब हम इसको जो भी हमारे पास जो डाटा फ्रेम है इसको हम किसी CSV फाइल में सेव करवाने की कोशिश करते हैं। तो उसको यानी इसको CSV में राइट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास डाटा फ्रेम है DF नाम का, इसको हम चाह रहे हैं कि हम एक CSV फाइल के अंदर सेव करा दें इसमें जो भी डाटा है। तो उसके लिए to_CSV यानी read_CSV हम रीडिंग के लिए यूज़ करते थे, तो राइटिंग के लिए to_CSV और उसके बाद हम वो एड्रेस दे देंगे जहाँ पे हम इसको सेव कराना चाह रहे हैं। सपोज़ में एक टेस्ट नाम का फ़ोल्डर है पड़ा हुआ मेरे पास, उसी में new_stock के नाम से इस .CSV के नाम से मैं इसको जो है वो सेव करवा देता हूँ। तो मैं जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये एग्जीक्यूशन होने के बाद उसने इस फाइल को क्रिएट कर दिया है। अब जैसे ही मैं इसमें अपने ई ड्राइव के अंदर टेस्ट फोल्डर में जाके देखता हूँ तो new.stock.csv के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा इसमें एग्जैक्टली वही कंटेंट्स होंगे जो हमारे डाटा फ्रेम के कंटेंट्स थे। तो इसको इसको अब मैं क्लोज़ कर देता हूँ, मेरी पुरानी फ़ाइल थी ये, मैंने ये वाली न्यू स्टॉक की फ़ाइल को खोला है, newstock.csv टेस्ट फोल्डर में ये पड़ी हुई है। और ये इसका जो है वो, अगर मैं चाहता हूँ कि सपोज़ ये जो कॉलम आ रहा है साथ, ये जो आपने देखा कि हमारे जो डाटा फ्रेम था उसमें ये जो कॉलम आ रहा था, लेकिन मैं चाह ये रहा हूँ कि ये वाला इंडेक्स का जो कॉलम है ये ना आए इस पे हमारी फ़ाइल के ऊपर। तो उसके लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि वो एक्सेस डिनाई कर देगा। सपोज़ चले मैं वो आपको एरर भी दिखा देता हूँ। इसमें सिंपली आपने एक आर्गूमेंट पास करना है कि इंडेक्स इक्वल्स फॉल्स, यानी इंडेक्स को फॉल्स कर दो, वो इंडेक्स को ख़त्म कर दो। अच्छा, ये वही मैं एरर आपको दिखाना चाह रहा था कि अगर ये आपकी फ़ाइल ओपन है तो आपको परमिशन डिनाइड का मैसेज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी फ़ाइल आपने ओपन छोड़ी हुई है। इसको बंद करें। इसको बंद करने के बाद इसको दोबारा एग्जीक्यूट करें एंड यू विल सी कि एरर नहीं आया। अब दोबारा उस फोल्डर में जाके इस फाइल को खोलें तो ये फ़ाइल इंडेक्स के बगैर आप देखेंगे कि ये जो कॉलम आ रहा था इंडेक्स का, एक्स्ट्रा कॉलम, वो रिमूव हो चुका है। अच्छा जी, ये तो हो गया CSV फाइल कि हम CSV फाइल से कैसे डाटा रीड करते हैं और कैसे CSV फाइल्स पे डाटा राइट करते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी एक्सेल फाइल्स की, जो कि तकरीबन CSV से मिलते जुलते तरीके से ही इनको रीड राइट किया जाता है। मेरे पास जो मेरा फ़ोल्डर है, डाटा सेट का फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक फ़ाइल है इसी नाम से, स्टॉक्स के नाम से, जो एक्सेल की फ़ाइल है। सॉरी, स्टॉक _डाटा एक्सेल की जो फाइल है वो। सॉरी, मैं इसको खोल के देख भी लेता हूँ कि ये फाइल में क्या है। ऑलमोस्ट उसी तरह का जो है वो डाटा है मेरी इस फाइल के अंदर, जो आप ने CSV फाइल में देखा था, वही स्टॉक का डाटा है। वो CSV फाइल थी, उसकी एक्सटेंशन है, इसकी एक्सटेंशन जो है वो एक्सेल फाइल है, लेकिन डाटा इनमें ऑलमोस्ट जो है वो सेम है। जितने ये फ़ाइल खुल के हमारे सामने आ गई है, ये एक्सेल फाइल है। इसको हम अपने रीड करवा लेते हैं डाटा फ्रेम में। तो उसका तरीका बड़ा सिंपल है। उसी तरीके से इंपोर्ट pandas की जो है वो आपको कमांड देनी होती है, SPD, और जो है वो इंपोर्ट pandas SPD, उसके बाद DF के अंदर आप pd.read_excel, वहाँ रीड CSV का हम यूज़ करते थे, यहाँ रीड एक्सेल। तो इसमें
जो पाथ है वो आप पाथ दे देंगे फाइल का, ये स्टॉक डाटा डॉट एक्सएल एस एक्स। और यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आपको इसके साथ साथ एक्सेल में एक चेंज ये करनी होती है कि आपको शीट का नाम भी देना होता है, जो कि हमारे केस में शीट 1 है। चलिए, इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास डाटा फ्रेम में डाटा आ जाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि तकरीबन ऑलमोस्ट उसी से मिलता जुलता प्रोसेस था। कुछ जो है वो बस हमें एक डिफरेंट जो है वो मेथड के ज़रिए इसको रीड कराना पड़ा, बाकी तकरीबन सेम है। अगर हम इसमें कोई कन्वर्जन करवाना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो दूसरी रो है जिसमें वॉलमार्ट का डाटा है, उसमें हमारे पास जो कॉन्टैक्ट पर्सन है या इसका जो सीईओ है, जिस तरह बाकी बिल गेट्स और मुकेश अंबानी और लैरी पेज वगैरह हैं, गूगल का लैरी पेज है, इसमें जो पर्सन है वो वॉलमार्ट के केस में हम जानते हैं कि सैम वॉल्टन जो है वो इसका फाउंडर था। तो इसका जो फाउंडर है उसका नाम अवेलेबल नहीं है। अगर हम इसको रिप्लेस करवाना चाहते हैं इससे कि इसमें नॉट अवेलेबल की जगह जो है वो उस बंदे का सैम वॉल्टन का नाम आ जाए, तो इसके लिए हमें एक छोटा सा जो है वो काम करना पड़ेगा कि हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, एक नया फंक्शन कन्वर्ट पीपल सेल। जो पीपल सेल है उसको कन्वर्ट करो और एक आर्गुमेंट सेल का ले लो, और इफ सेल इक्वल्स n डॉट a डॉट, तो उसको रिटर्न कर दो सैम वॉल्टन, और एल्स में रिटर्न कर दो सेल। अब ये एक छोटा सा फंक्शन हमने जो है वो बनाया है। ये फंक्शन क्या करेगा कि ये जहाँ पे अगर पीपल के सेल के अंदर जो वैल्यू है वो नॉट अवेलेबल होगी तो वो उसको रिटर्न कर देगा सैम वॉल्टन। अब आपने एक थोड़ी सी चेंजिंग ये करनी है, जहाँ पे आप ये राइट करवा रहे हैं रीड करवा रहे हैं एक्सेल की फ़ाइल, वहाँ पे एक आर्गुमेंट कन्वर्टर्स का जो है वो कन्वर्टर्स आर्गुमेंट में आपने एक डिक्शनरी प्रोवाइड करनी होगी, जिसमें कि आप पीपल के कॉलम का नाम, और उसमें आप कॉल कर लेंगे कन्वर्ट का फंक्शन सेल। ये अब कॉल करेंगे। अब देखें बेसिकली क्या हो रहा है कि आपने एक फंक्शन बनाया है जिसने सिंपली क्या करना है कि उसको जहाँ पे भी n डॉट a डॉट मिले वो उसको सैम वॉल्टन से रिप्लेस कर दे, और यहाँ पे आपने कन्वर्टर्स में सिर्फ पीपल का जो हमारा कॉलम है, क्योंकि हमने पीपल के कॉलम में ही चेंजिंग करनी है, रिप्लेस करवाना है हमने को, तो पीपल के कॉलम में जाए और वहाँ पे हमने कॉल कर लिया कन्वर्ट पीपल सेल का जो है वो फंक्शन। वो क्या करेगा कि वो एन ए वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देगा सैम वॉल्टन से। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया आप देख रहे हैं n डॉट a डॉट, ये थोड़ा सा कुछ इसमें इशू कहाँ पे आ रहा है कि सारे को हम नए सेल में कॉपी करते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V, और यहाँ पे हम अपना कन्वर्टर का फंक्शन ख़त्म करते हैं। हम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है। मैं यहाँ से इस आर्गुमेंट को ख़त्म करके जस्ट वाना इसमें अपने रीड कर लिया, ओके, एंड देन
आपने df को ये असाइन कर रहे हो, इसको न्यू df कर लेते हैं, न्यू अंडरस्कोर df नया df, और यहाँ पे मैं न्यू अंडरस्कोर df को ही प्रिंट करवाता हूँ। इट्स स्टिल नॉट रिप्लेसिंग। इसमें प्रॉब्लम क्या है? स्पेलिंग्स राइट, यस द कॉलम नेम, जैसा कि आप देख रहे हैं ये कॉलम नेम हमने जो है वो उसको यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, जिसकी वजह से वो कॉलम नेम पिक नहीं कर पा रहा। ये जो कॉलम नेम है PEOPLE पीपल, ये हमने एक जो है वो छोटी सी स्पेलिंग की मिस्टेक की वजह से जो है वो हमारा ये एग्जीक्यूट प्रोग्राम नहीं हो रहा था। अब आप देख सकते हैं कि सैम वॉल्टन उसने उसको रिप्लेस कर दिया है। बट ये इसी तरह छोटे छोटे एरर्स हैं जो छोटे जो है वो इनको ट्रेस करने के लिए आपको थोड़ा सा क्रिटिकली सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपने जो है वो मिस्टेक कर दी है। ओके, इसके अलावा हम जो अपने हमने इसको रिप्लेस करा दिया सैम वॉल्टन से। अब सपोज़ हमारे पास जो EPS है उसमें जो नॉट अवेलेबल है इसको भी हम रिप्लेस करवाते हैं नैन वैल्यू से। हम चाहते हैं कि ये नैन वैल्यू से रिप्लेस हो जाए। तो अब इसमें सिंपली इसी फंक्शन को, इसी तरह के फंक्शन को हम रेप्लिकेट कर लेते हैं, एक नया फंक्शन हम बना लेते हैं जो कि कन्वर्ट करेगा EPS के सेल को। उसके लिए नया फंक्शन बनाना पड़ेगा, कन्वर्ट अंडरस्कोर EPS अंडरस्कोर सेल, और इसको आर्गुमेंट सेल का मिले, एंड इफ सेल इक्वल्स नॉट अवेलेबल तो क्या करो तुम, तुम रिटर्न करो नन और एल्स रिटर्न कर दो सेल। ये स्टैंडर्ड वही हमने जो है वो किया है अपना, उसी तरह का हमने एक नया फंक्शन बनाया है। अब सिंपली हमने जाके क्या करना है कि पीपल के अलावा जो EPS का हमारा है कॉलम, उसमें कॉल कर लेना है जाके कन्वर्ट EPS सेल का फंक्शन, और इसको न्यू DF देने की ज़रूरत नहीं, वही DF जो है वो काफ़ी है। अच्छा जी, इसको आप कंट्रोल एंटर करेंगे तो अभी आप देखेंगे उसने EPS में रिप्लेस कर दिया है नैन से इसको, और सैम वॉल्टन को उसने पीपल में रिप्लेस कर दिया। अब ये तो हो गया कि एक्सेल में राइट करना डाटा को। अब एक्सेल से रीड करना और उसमें जो भी अपने डेटा फ्रेम में चेंजेस किए हैं वो। अब हम इसको राइट करवाना चाह रहे हैं एक्सेल की फाइल के ऊपर, जिस तरह हमने CSV में जो है वो राइट करवाया था, इस तरीके से हम इसको जो है वो करवाना चाह रहे हैं हम इसमें एक्सेल की फाइल में इसको हम राइट करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जो हमारे पास फंक्शन है वो उसी से मिलता जुलता, जिस तरह to CSV था इसी तरह जो है वो to Excel का हम फंक्शन यूज़ करेंगे। DF है हमारा, DF के नाम से DF डॉट to अंडरस्कोर Excel, और फाइनली आपने उसका जो भी जिस जगह पे आप राइट करना चाह रहे हैं, चाहते हैं कि ये फ़ाइल क्रिएट हो, उसका आपने पाथ जो है वो दे देना है। उसका पाथ क्या है, मैं उसी तरीके से जो है वो टेस्ट नाम के फ़ोल्डर में इसको सेव करवा देता हूँ। न्यू डाटा डॉट XLSX, और इसके साथ वही आपको जो एक ऑप्शनल आर्गूमेंट है, शीट का नाम जो है वो ज़रूर देना होता है। हम शीट 1 के बजाय इसको शीट का नाम दे देते हैं,
स्टॉक्स कि ये स्टॉक्स की जो है वो शीट है। अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो वो टेस्ट फोल्डर के ऊपर एक फ़ाइल क्रिएट कर देगा। मुझे टेस्ट फोल्डर में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। टेस्ट फोल्डर में वो एक फ़ाइल क्रिएट कर देगा न्यू डाटा के नाम से, XLS यानी एक्सेल की एक फ़ाइल उसने क्रिएट कर दी। अब इस फाइल को अगर आप खोल के देखें तो ये, सॉरी मैं पिछली फाइल डिलीट कर दूँ, ये उसने एक फ़ाइल क्रिएट कर दी और उसमें इंडेक्स भी डाल दिया। अगर आप इंडेक्स चाहते हैं ना हो तो इंडेक्स को आप फॉल्स करके जो है वो ये जो कॉलम है एडिशनल कॉलम, इसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो उसने जो रीडिंग राइटिंग स्टार्ट की है वो शुरू से, बिल्कुल शीट के शुरू से ना करे बल्कि किसी स्पेसिफिक रो और स्पेसिफिक कॉलम से वो स्टार्ट करे, तो एक आर्ग्यूमेंट है एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो उसको कहते हैं स्टार्ट रो इक्वल टू 1 और स्टार्ट कॉलम START स्टार्ट कॉल यानी कॉलम इक्वल टू। अब मैंने उसको आर्गूमेंट ये दिया है कि वो स्टार्ट करे रो 1 से ही, लेकिन सेकंड कॉलम से इसको जो है वो, हाँ अब उसने एरर इसलिए दिया होगा क्योंकि हमने इसको खोला हुआ है। इसको बंद करके, तब तक राइटिंग इसमें नहीं हो सकती जब तक कि वो फाइल बंद नहीं होती। यस परमिशन डिनाइड। तो इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इस फोल्डर में जाके इस फाइल को देखें तो उसने अब क्या किया होगा कि उसने जो स्टार्टिंग है वो जो सेकंड उसको मैंने रो दी थी, यानी उसके मुताबिक रो थर्ड, क्योंकि 0 1 से स्टार्ट होता है, तो सेकंड से उसने जो है वो स्टार्ट किया है इसको सेकंड कॉलम से 0 1, ये 2 कॉलम से, और फर्स्ट रो से उसने स्टार्ट किया, यानी 0 रो छोड़ दी और फर्स्ट रो से स्टार्ट किया। तो ये बेसिकली इस तरीके से हम आप जिस जगह पे प्लेस करना चाहें उस जगह पे हम जो है वो अपना वहाँ से स्टार्ट करके और अपनी मर्ज़ी की जगह से हम स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ पे अपना जो है वो जो भी हमारा डाटा फ्रेम का डाटा है उसको वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो ये इतना था जी आज के लिए कि हमने इसको किया कवर। इसके अलावा सॉरी, ये मैं आपको पहले ये कंप्लीट कर दूँ कि ये दिखा दूँ कि ये मैंने इंडेक्स को फॉल्स किया था, तो इंडेक्स फॉल्स होने से वो जो एक्स्ट्रा कॉलम आ रहा था वो ख़त्म हो गया है। तो ये बेसिकली था कि हम किस तरीके से अपनी इसको एक्सेल की फ़ाइल पे राइट कर सकते हैं अपने डाटा फ्रेम को। अब जो है वो सपोज़ हमारे पास 2 डिफरेंट डाटा फ्रेम्स हैं और उन 2 डिफरेंट डाटा फ्रेम्स को हम एक ही एक्सेल की क्लास के एक ही एक्सेल की जो है वो फाइल के ऊपर राइट करवाना चाहते हैं, तो कैसे करवाएंगे? मैं सबसे पहले जो है वो मैंने कुछ इधर डाटा फ्रेम्स बना के रखे हैं, वो मैं आपको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यस, ये मेरे पास 2 डाटा फ्रेम्स मैंने बनाए हैं, एक df_stocks के नाम से और एक df_weather के नाम से। ये 2 मेरे पास जो हैं वो डाटा फ्रेम्स हैं। अब मैं चाह ये रहा हूँ कि इनको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं चाह ये रहा हूँ कि मैं इन दोनों डाटा फ्रेम्स को एक ही एक्सेल की फ़ाइल के ऊपर जो है वो राइट कराऊँ। तो उसके लिए एक क्लास इस्तेमाल होती है, उसको excel.writer क्लास कहते हैं। ये इसी पेंडास का ही फीचर है। तो उसको लिखने का ये है कि उसमें सिंपली मैं इसका जो फॉर्मेट है वो मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। इसमें विद एक्सेल राइटर से जो है वो इस पे राइट करो। किस पे राइट करो? इस स्टॉक वेदर नाम की फ़ाइल को वो क्रिएट करेगा एज अ राइटर, और क्या करेगा कि मुख्तलिफ शीट्स बना रहा है। वो एक शीट है जिसमें एक डाटा फ्रेम कॉपी कर रहा है और दूसरी जो शीट है उसमें दूसरा डाटा फ्रेम का डाटा कॉपी कर रहा है। यानी एक स्टॉक्स नाम की शीट होगी जो नई फाइल बन रही है, स्टॉक_वेदर के नाम से जो एक्सेल की फ़ाइल बनेगी, उसमें वो df.stock.toExcel उसको एक्सेल पे राइट कर रहा है। इसी राइटर की क्लास के थ्रू उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है हमने राइटर के नाम का,
और उसको शीट नंबर शीट नेम स्टॉक पे डाल रहा है, और एक और शीट बना रहा है वेदर के नाम से, और उसको उसमें क्या डाल रहा है, ये जो df_weather का डाटा फ्रेम है। तो इसका जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो मैं इसको डाटा सेट के बजाय इसको मैं टेस्ट नाम के फोल्डर में ही करवा देता हूँ क्रिएट। और जैसे ही मैंने टेस्ट नाम के फोल्डर में जाके देखा, उसने स्टॉक और वेदर के नाम से एक जो है वो नई फाइल क्रिएट कर दी है, जिसके स्टॉक वाली शीट पे स्टॉक का डाटा आ रहा है, और वेदर की शीट पे क्लिक करता हूँ तो वेदर का डाटा आ रहा है। ये वही जो मैंने डाटा फ्रेम्स बनाए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। कुछ चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने डिस्कस की, ये आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। आपका कोई कमेंट है हमारी वीडियोस और चैनल के मतलब तो आप कमेंट सेक्शन में उसको कर सकते हैं। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।